नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि एक नामवर सहाफ़ी ने आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह पर सवालात की बौछार की। इन पूछे गए सवालों में आइन की खिलाफ वर्जियों के, कानून की खिलाफ वर्जियों के, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के सवालात पूछे गए। अब ये सवाल पूछने वाला सहाफ़ी कौन है और पूछे गए इन सवालों का आर्मी चीफ़ की तरफ से कोई जवाब दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, सवालात क्या थे, ये सारी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के जो अरेस्ट वारंट कोयटा के मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए थे और कोयटा की पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर भी पहुंची थी। लेकिन ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के अरेस्ट वारंट को सस्पेंड किया गया है, इसकी कानूनी और आइनी हैसियत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट के इस फैसले पर भी हम बात करेंगे, क्या हाई कोर्ट का यह फैसला दुरुस्त है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ एक और रेफरेंस जो है मिसकंडक्ट का, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दिया गया है। इस रेफरेंस से मुतल्लिक भी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और हमारी जो दीगर खबरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर जिससे हम वीलॉग का आगाज़ करेंगे, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि इमरान खान के अरेस्ट वारंट जारी किए गए कोयटा के मजिस्ट्रेट की जानिब से। उन्होंने आखिरी जो संडे था उसमें जो तकरीर की थी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की जानिब से, उस तकरीर को जवाज़ बनाकर कोयटा में इश्तियाल अंगेज़ी का मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया और फिर मकामी मजिस्ट्रेट से इमरान खान के अरेस्ट वारंट हासिल किया गया। और आज कोयटा की पुलिस जो है वो लाहौर पहुंची थी और मीडिया पर, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा था कि गालिबन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कोई 1300 की नफरी तैयार कर ली गई है और उन्हें मुकम्मल तौर पे जो है वो कब किया जाएगा, इमरान खान को गिरफ्तार करके कोयटा की पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी बहस चलती रही, फेक न्यूज़ चलती रही, इन फेक न्यूज़ के दौरान फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खबर सामने आई कि इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है और जो उनके खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी क्वैशमेंट की इमरान खान साहब ने दरख्वास्त कर दी है, इस्तदा कर दी है। और जो पटिशन थी उसमें नाज़रीन नुकता एक ही था कि ये जिस इल्ज़ाम के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये अकरेंस जो है, वाक़या जो है वो कोयटा में हुआ ही नहीं, तो कानूनी तौर पे कोयटा में यह मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था, तो लिहाजा ये एफआईआर क्वाश की जाए, मुकदमा ख़त्म किया जाए। तो जस्टिस ज़हीरुद्दीन साहब जिन्होंने इस केस की समाअत की, उन्होंने इमरान खान साहब के वकील के दलाइल सुनने के बाद फौरी तौर पे जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं उन्हें नोटिस भी कर दिया और साथ साथ जो अरेस्ट वारंट था मकामी मजिस्ट्रेट का इमरान खान को गिरफ्तार करने का, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। तो लीगली जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट यानी वहाँ से कोयटा की पुलिस चली, सरकार का पैसा लगा, सरकार का पैसा खर्च हुआ और यहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था, लेकिन जैसे पुलिस पहुँचती है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दे दिया जाता है। तो लीगली जो फैसला है वो तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पर एक्रेंस होती है, जहाँ पे वाक़या होता है, मुकदमा वहीं पे दर्ज होना चाहिए। तो ये जो इस किस्म के मामलात में मुकदमात का इंदराज होता है, सिंध में 5 एफआईआर काट दी गई, बलूचिस्तान में 4 काट दी गई, केपीके में काट दी गई, तो ये इस तरह की चीज़ों का अब कला कमा होना चाहिए और जहाँ पे वाक़या हो वहीं पर अगर जुर्म बनता है तो ज़रूर एफआईआर इंदराज होना चाहिए। लेकिन किसी को सनब करने के लिए, किसी को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये जो एफआईआर मुल्क के दीगर हिस्सों में दर्ज की जाती हैं, इसकी न सिर्फ हौसला शिकनी होनी चाहिए बल्कि ये प्रैक्टिस जो है इसका भी इख्तिताम होना चाहिए। दूसरी खबर, जस्टिस मज़ार अली नकवी जिनके खिलाफ एक रेफरेंस मियाँ दाऊद जो कि वकील हैं लाहौर के, उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था। उसमें मुबैना तौर पर करप्शन के, मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन वो रेफरेंस तो फ़िलहाल जो अब तक की अपडेट्स हैं जो हमारे तक पहुंची हैं वो टेकअप नहीं किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि जो ऑडियो लीक सामने आई है उस बुनियाद पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ जो है वो अलग से ये बॉडी जो है वकला की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी जानिब से भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। तो आज ये रेफरेंस जो है पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ जो है वो फाइल कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सेक्रेटरी होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और उसमें वही जो ऑडियो लीक सामने आई उसको जवाज़ बना करके मिसकंडक्ट का मामला बनता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले की इंक्वायरी करे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, कन्वीन किया जाए, इंक्वायरी करके इल्ज़ामात साबित हों तो जैसे मज़ार अली नकवी को उनके ओहदे से बरतर किया जाए, जज के ओहदे से हटाया जाए। तो ये बल्कि कहा गया कि रिपोर्ट बना के सदर मुमलिकत को भेजी जाए कि मज़ार अली नकवी को उनके ओहदे से हटाया जाए, जो हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है। तो देखते हैं कि मियाँ दाऊद का रेफरेंस तो आया, वो तो शिकायत तो आई, लेकिन वो कहाँ पे हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने ना आ सकी। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये रेफरेंस दायर करना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं कि इस रेफरेंस के हवाले से या इस रेफरेंस की फेट के हवाले से क्या फर्दर हमें
खबरें जो है वो ज़राए से मौसूल होती हैं कि इसे टेकअप किया जाता है या टेकअप नहीं किया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक है। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। कल राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इदारों ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। असासों के हवाले से उन्होंने हिंट दिया था कि ना सिर्फ फैज़ हमीद बल्कि उनके भाइयों के असासों की भी तहकीकात की जा रही हैं। तो आज ये खबर सामने आई है। अंसार बासी साहब ने जो रिपोर्ट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ अर्सा पहले जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चकवाल के कुछ शख्सियात की जानिब से 2 सफ़ात की एक कंप्लेंट जो है वो नैब को भेजी गई थी, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब पे आमदन से ज़ायद असासाजात का इल्ज़ाम लगाया गया था और नैब से कहा गया था कि साबिक़ डीजी आइशा के खिलाफ इस इल्ज़ाम की तहकीकात की जाए। उनकी आमदन क्या थी, लेकिन उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से बज़ाहिर ज़्यादा नज़र आते हैं, वो उनकी आमदन से बियॉन्ड्स हैं। तो नैब की जानिब से उस कंप्लेंट का जायज़ा लेने के बाद ये कहा गया था कि ये मुतल्लका जो फोरम है, जो मजाज अथॉरिटी है, उसके ज़रिए कंप्लेंट जो है वो इनिशिएट की जाएगी, तो इसे जो है वो इंटरटेन किया जा सकता है। यानी उस कंप्लेंट को वापस कर दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि पुराने जो चेयरमैन हैं वो वापस जा चुके हैं और उसके बाद नए चेयरमैन जो हैं जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, उनकी तकर्री हो चुकी है, तो अब दोबारा से ये कंप्लेंट जो है वो नए चेयरमैन नैब को भेजी जाएगी और फिर वो ये फैसला करेंगे कि आया कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी है या कार्रवाई करने ना करने का जो फैसला है वो नए चेयरमैन नैब की जानिब से किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन चौथी एक अहम खबर ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से 3.5 लाख के इजाफी सिक्योरिटी की नफरी मांग ली गई है और जो हकायक सामने या जो इदाद-ओ-शुमार सामने है उसमें ये कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 67,000 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसमें 52,000 पंजाब में पोलिंग स्टेशन होंगे और 15,000 पोलिंग स्टेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाए जाएंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो सूबों की अपनी नफरी है, जो फोर्स है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3,52,000 की नफरी दरकार होगी, जिसमें 2,96,000 की नफरी जो है वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मांगी है। अब ये देखते हैं कि इस सिक्योरिटी के जो डिमांड्स है इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात को साफ़ और शफाफ यकीनी बनाने के लिए, इस पर वजारत दिफा और वजारत दाखिला की जानिब से क्या रिस्पॉन्स जो है इस लेटर का इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। अब आ जाते हैं कि किस सहाफ़ी ने सवालात की बौछार की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पे। वो सवालात क्या थे, कितने सवालात थे? ग़ालिबन वो जो मैंने गिने हैं वो 15, 1 दर्जन से ज़ायद यानी 15 सवालात मजमूई तौर पे बनते हैं। वो सवालात क्या हैं, पहले आपको सवालात बता देते हैं और फिर उन सवालों के जवाबात का क्या बना वो भी आपको बताएंगे। तो पहला सवाल नाज़रीन आर्मी चीफ से ये पूछा गया है कि आपने और आपके इदारे ने अचानक कौम से न्यूट्रल रहने का वादा किया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या न्यूट्रल सिर्फ एक नारा है या फिर आप वाकई आवाम की हाकमियत पर यकीन रखते हैं? ये बड़ा एक अहम सवाल पूछा गया और इस जो सवाल का ताल्लुक है वो पाक फ़ौज के जो अफसरान हैं उनके ओहद के साथ भी इसका ताल्लुक है। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आपके अहद में ये हतमी फ़ैसला हो जाएगा कि अब इस मुल्क में ना कभी मार्शल लॉ लगेगा और ना ही कोई हाइब्रिड निज़ाम जो है वो तख्लीक होगा। तीसरा सवाल नाज़रीन ये पूछा गया है, क्या आपके हाइब्रिड निज़ाम यानी जो अभी जो इमरान खान साहब के दौर में या नून लीग के आखिरी दौर में जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया कि इमरान खान साहब को कैसे लाना है, शरीफ ख़ानदान को कैसे नाइल करवाना है, तो उसकी बात की जा रही है। तीसरा नाज़रीन सवाल ये पूछा गया कि आपके अहद में पाकिस्तान के अवाम इन लोगों को सज़ा पाते देखेंगे जिन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए इस मुल्क के साथ धोखा किया। यानी इसमें जो मरियम नवाज़ ने मुतालबा किया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल अपना बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए क्योंकि ये हाइब्रिड निज़ाम के तख्लीकार थे, तो ये उन्हीं के जो है वो कोर्ट मार्शल का या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या उन्हें सज़ा दी जाएगी। चौथा सवाल ये पूछा गया है कि आपके इदारे के इन लोगों को पाबंद सलासल किया जाएगा जिन्होंने जमहूरियत की तौहीन की। पाँचवां सवाल ये पूछा गया, क्या इन लोगों को सज़ा दी जाएगी जो मसनद इंसाफ पे बैठ कर जलीलों के फ़ोन के ऊपर इंसाफ को पामाल करते रहे। यानी इसमें साफ़ ये कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया और जो मसनद इंसाफ पे बैठ के जलीलों के फ़ोन के ऊपर इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया, क्या उन जजेस के ख़िलाफ़ भी जो है वो उन्हें भी सज़ा दी जाएगी, इसका भी जो है वो ये भी सवाल किया गया है। और सातवां सवाल ग़ालिबन अगर मैं छठा सवाल कहा गया है, क्या इन लोगों को सज़ा दी जाएगी जो जजों के घरों में पहुँच कर उनको बेइंसाफ़ी पे मजबूर करते रहे। ज़ाहिर सी बात है कि सवाल में जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो स्टेटमेंट है, जो बयान हल्फी है, उसका नाम ज़िक्र तो नहीं किया गया, उसी की बात की जा रही है। और जनरल फैज़ हमीद वहाँ पे गए थे बकौल जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, तो ये ग़ालिबन ये सवाल उस मामले से मुतल्लिक़ लगता है। 6 सवालात हो गए। सातवां सवाल नाज़रीन पूछा गया है कि क्या इन लोगों को उन लोगों को सज़ा दी जाएगी जो जजों के घरों में पहुँच कर, अच्छा ये पूछ चुका हूँ, क्या वो लोग जो आवाम के सामने लाए जाएंगे
جو اس ہائبرڈ نظام کے نام پر اس سماج میں نفرت پھیلاتے رہے اور احتساب کے نام پر سیاستدانوں کو عقوبت خانوں میں دھکیلتے رہے، یعنی ان کے نام بھی سامنے لائے جائیں. کیا وہ لوگ سامنے لائے جائیں گے جو ہائبرڈ نظام کے نام کے اوپر سیاسی مخالفین، جو عمران خان کے سیاسی مخالفین تھے یا انہیں کرش کر کے عمران خان کو سامنے لانا تھا، کیا انہیں بھی سامنے لایا جائے گا؟ اب 8واں سوال پوچھا گیا ہے، کیا ان افسران کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے جو عمران خان کے ساتھ مل کے، یعنی ایک پوری نیکسس کی بات کی جا رہی ہے، کیا ان افسران کو سزا ہونی چاہیے جو عمران خان کے ساتھ مل کر اپنے اس ادارے کی توہین کرتے رہے جس ادارے کا رزق انہوں نے اپنے بچوں کو کھلایا تھا؟ یہ یعنی کس ادارے کی بات ہو رہی ہے؟ صاف اس میں سمجھ آ رہا ہے، نام نہیں لکھا گیا، فوج کی بات کی جا رہی ہے، فوج کے ماضی کے افسران کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر 8واں سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا ان کرداروں کو عبرت کا نشان بننا چاہیے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کی رات اس ملک کے مقدس آئین کو پیروں تلے روندا؟ اب یہ کن کرداروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کنہوں نے عدم اعتماد کی رات جو ہے وہ مقدس آئین کو پیروں کے تلے روندا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی بات کی جا رہی ہے. اور آگے چل کے کہا گیا ہے، غالباً 10واں سوال ہے، کیا فوج کے تعاون سے آنے والے عمران خان کو فوج کے خلاف ہرزہ سرائی پر کسی تعدیب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یعنی فوج سے پوچھا جا رہا ہے، آرمی چیف سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی عمران خان کی طرف، یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا ان کے خلاف کسی قسم کی تعدیبی کارروائی کی جائے گی؟ فوج کے تعاون سے آنے والے عمران خان کو فوج کے خلاف ہرزہ سرائی پر کسی تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اگلا سوال ہے، کیا عدلیہ میں براجمان آئین شکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا یا پھر انہیں اثاثے سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے؟ اچھا، یہ جو آرٹیکل 6 کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو، فوج کے جو افسران ہیں وہ اپنی ڈومین سے باہر جائیں تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. تو آرٹیکل 6 کی کارروائی آئین کی خلاف ورزی سے ہٹ کے آئین کو توڑنے پر، آئین کو معلق کرنے پر، آئین کو سسپینڈ کرنے پہ ہوتی ہے. اگر کوئی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہونا ہے 90 دن کے اندر، جس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں گے، آئین شکنی کی کارروائی کریں گے، تو اٹ سیلف آئین کے اندر ایک طریقہ کار، ایک وے آؤٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر جہاں پر کوئی لمیٹیشن ہے، کوئی ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے، ٹائم فریم دے دیا گیا ہے، لیکن آئین کے اس ٹائم فریم کے اوپر عمل نہیں ہوتا، تو پھر آرٹیکل 254 جو ہے اس کو انڈورسمنٹ بھی فراہم کرتا ہے کہ اس کی وجوہات اگر سامنے آ جائیں تو اس معاملے کو انڈورس کر دیا جاتا ہے، اس معاملے کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آئین کو آپ سسپینڈ کر دیں گے، آئین کو آپ توڑ دیں گے، آئین کو نہیں مانیں گے، ملک میں عدلیہ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، ججز کو گھر بھیج دیں گے، پی سی او آپ لے آئیں گے، آپ بنیادی حقوق کو معطل کر دیں گے، تو پھر اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے. اگلا ناظرین جو سوال پوچھا گیا ہے، کیا ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی جائے گی جو اب بھی آپ کے کان میں مارشل لا کی سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ آرمی چیف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگوا دیں، کیا ان کو شٹ اپ کال دی جائے گی؟ یعنی ابھی بھی ملک میں مارشل لا کے حوالے سے سرگوشیاں کی جا رہی ہیں. آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک میں مارشل لا لگا دیں تو یہی ملک کے مسائل کا، سیاسی اور معاشی مسائل کا حل ہے. یہ بھی ایک خبر ہے جو صحافی نے سوال پوچھا ہے. اگلا جو سوال پوچھا گیا ہے، کیا اس ملک میں پارلیمان کی عزت ایجنسیوں کی مدد سے تار تار کرنے کی روایت ختم کی جائے گی؟ یعنی جو ارکان پارلیمان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، یوٹیوبرز بٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر جو دل میں آتا ہے بغیر شواہد یا بغیر ڈاکومنٹس کے کہہ دیا جاتا ہے کہ چور ہیں، ڈاکو لٹیرے ہیں، کیا اس روایت کو بھی ختم کیا جائے گا؟ اور آگے پوچھا گیا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ذہنوں میں عمران خان نے فوج کے خلاف جو نفرت ڈال دی ہے، اس نفرت کو پھیلانے والوں کو پکڑا جائے گا؟ یعنی یہ لونڈے لپاڑوں کی غالباً بات کر رہے ہیں اور اس میں مین کردار عمران خان کی بات ہو رہی ہے، یا انہیں مستقبل کی حکومت کے لیے خطرہ بنا کر چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا آپ ایکسٹینشن جیسی کبھی روایت کو ختم کریں گے کہ فوج کا کوئی جو آرمی چیف ہے وہ ایکسٹینشن کی بات نہ کرے، ایکسٹینشن کے لیے بغیر کوئی میڈیا کے سامنے آئے، کوئی سٹیٹمنٹ دیے، خاموشی کے ساتھ جو ہے پریشر نہ ڈالے کہ یہ ایکسٹینشن کی روایت ختم ہونی چاہیے؟ یہ آرمی چیف سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس روایت کو ختم کریں گے؟ اور پھر یہاں پہ آگے چل کے کہا گیا ہے کہ یہ میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے جواب درکار نہیں، میرا مدعا تو فقط اس شعر کی مستاق ہے. اب یہ سوال کس نے پوچھے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال اٹھائے ہیں، جواب دینا نہ دینا آرمی چیف کا اپنا اختیار ہے، ثوابدید ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ سوال پوچھنے کا کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تاہم یاد رہے کہ یہ سوالات اب عرض پاکستان کے بچے بچے کی زبان پہ ہیں، آپ کو اس تحریر کے ذریعے یہ بتانا مقصود تھا. یہ سوالات ناظرین پوچھے ہیں عمار منصور صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ سوالات کی ایک بوچھار جو ہے وہ آرمی چیف پہ کی گئی ہے. اور کچھ ظاہر سی بات ہے کہ آئین کی خلاف ورزیوں سے متعلق سوالات ہیں، قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہیں، ادارے کے عہد کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہیں. دیکھتے ہیں سوالوں کا جواب آتا ہے یا ان سوالوں کے اوپر ہمیں ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا.
آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔